हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश शुक्ला। और देखो, आज जो है हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का। तो देखो, इसमें जो हम केमिकल रिएक्शन जो टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जो अगला टाइप है ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले तो समझो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, जैसे कि कोई चीज अगर यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला, ये अगर इसकी जगह पे आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक एटम दूसरे एटम की क्या करता है? जगह ले लेता है। तो देखो, कौन किसकी जगह लेगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल बाय अ मोर एक्टिव मेटल, यानी कि जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा वो लेस एक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो पहले तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि एक्टिव, लेस एक्टिव और मोर एक्टिव क्या होता है। तो चलो इसके बारे में समझाऊं। मैं इससे पहले तुमको एक चार्ट दिखा रहा हूं, इसको ठीक से देखो। हाँ, देखो, रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल्स। तो मैं तुम्हें बताऊं कि देखो, अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, जिसमें 80% से ज्यादा एलिमेंट मेटल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ मेटल्स को यहाँ पे चार्ट में तुमको दिखाया गया है, जो तुमको याद रखना है क्लास 10th में। ठीक है, अब इसमें जो टॉप पे देख रहे हो ये पोटेशियम, ये होता है सबसे ज्यादा एक्टिव। ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करोगे ना इसमें, हल्का सा, तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा इसमें। बहुत ही वायलेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, इसके बाद देखो सोडियम है दूसरे नंबर पे, ये भी बहुत रिएक्टिव होता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे हो ये ऑर्डर, नीचे जाओगे तो एक्टिविटी घटती जाती है, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो घटती जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल कौन सा होगा? पोटेशियम। फिर उसके बाद कौन सा होगा? सोडियम। फिर उसके बाद कैल्शियम। और इस तरह से जो सबसे कम एक्टिव होगा वो होगा गोल्ड। यानी कि ये एक ऐसा मेटल है जो जल्दी किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। समझ रहे हो? किसी भी चीज के साथ क्या रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये एक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लिया यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे एक्टिव मेटल पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये देखो कैल्शियम, आपने चूना देखा होगा, चूने को जब आप पानी में डालते हो तो खौलने लगता है ना, उबलने लगता है वो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कैल्शियम होता है रिएक्टिव बहुत ज्यादा। इसको याद रखो और फिर चलो पीछे चलते हैं। ये देखो, हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी आयरन के पीस को, लोहे के टुकड़े को, जैसे कि कील समझ लो, कील को आप जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब घोल। ठीक है, घोल है। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, उसका हमने घोल तैयार किया है, और उस घोल में हमने क्या किया? कील डाल दिया आयरन का। तो पहले देखो, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ब्लू है ना, ये ब्लू है। उसके बाद होता क्या है डालने से? यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन को यहाँ पे इक्वेशन में देखो, ये वाले इक्वेशन में हमने फेरस को, देख रहे हो, आयरन को हमने किस में डाल दिया? कॉपर सल्फेट में। अब हुआ क्या, जरा देखो यहाँ पे, ये फेरस यहाँ पे कॉपर को हटाकर इसकी जगह पर आ गया है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये देखो, रिएक्शन से पहले ये CuSO4 था, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में ये FeSO4 हो गया है। इसका मतलब ये है कि Cu की जगह पर Fe आ चुका है। आ चुका है ना? और Cu को उसने देखो बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फेरस आ रहा है कॉपर की जगह पर, है ना। तो एक बात मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पे फेरस कॉपर की जगह पर आया क्यों, इसने इसको यहाँ से कैसे हटा दिया। तो इसका रीजन ये है कि फेरस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से।
चलो मैं तुम्हें एक बार रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाता हूँ। इस ऑर्डर को देखो, देखो यहाँ पे फेरस कहाँ है, फेरस है यहाँ पर, और कॉपर कहाँ है, नीचे। यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में फेरस ऊपर है और कॉपर नीचे है। कॉपर कम रिएक्टिव है, नीचे होने की वजह से ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि ये ऑर्डर है मोर से लेस का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फेरस ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जब आप एक कॉपर के स्ट्रिप को, टुकड़े को, ठीक है, जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हो, सिल्वर नाइट्रेट मतलब, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, दिख रहा है, ये केमिकल फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहां पे बताओ कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, क्या कॉपर सिल्वर को यहां से हटा पाएगा? तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, कॉपर ऊपर है कि सिल्वर ऊपर है। देखो कॉपर यहाँ है और सिल्वर कहाँ है, नीचे है, ठीक है। यानी कि कॉपर जो है वो सिल्वर से पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को यहां से हटा देगा। इसको कुछ इस तरह से समझो, देखो मान लो तुम्हारे पास एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है। अब ये तुम चिप्स का पैकेट लेके बैठे हुए हो, तब तक तुम्हारा कोई दोस्त आया, उसको चिप्स खाना है। अब अगर तुम अपने दोस्त से कमजोर हुए, वीक हुए, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे तुम्हारा पैकेट चिप्स का छीन लेगा। लेकिन अगर तुम अपने दोस्त से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या वो ये चिप्स का पैकेट तुमसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो यहाँ पे। तो यही बात है, जो स्ट्रांग होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है, वो दूसरे लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डायग्राम तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये रिएक्शन के बाद जब तुमने यहाँ पे आयरन नेल डाला था, तो रिएक्शन के बाद इसका कलर देखो ब्लू से ग्रीन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब यहाँ पे रिएक्शन के बाद कॉपर, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था देखो, फेरस था, फेरस था ना, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया इसमें, पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो ये ब्लू दिख रहा था, अब फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है तो यहाँ पे ये ग्रीन दिखेगा। समझ में आ रहा है? चलो फिर देखो इस रिएक्शन में, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कॉपर स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ये सिल्वर को हटा देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। तो जरा देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ है, क्या हुआ है प्रोडक्ट में, कॉपर नाइट्रेट बन गया है, CuNO3 का होल ट्वाइस है ये फॉर्मूला, ठीक है। Ag की जगह पे कॉपर आ गया है और उसने रिएक्शन में सिल्वर को बाहर कर दिया यहाँ से, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है ना, तो एक शाइनिंग डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज सीन ऑन द कॉपर स्ट्रिप। तो जो आपने कॉपर स्ट्रिप डाला था सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर के ऊपर आपको एक चमकता हुआ सिल्वर का डिपॉजिट दिखाई देगा, ठीक है। सिल्वर दिखाई देगा आपको कॉपर के स्ट्रिप पे जो आपने डाला था। यानी कि अगर आप ये कॉपर इसमें डालते हो और जब ये रिएक्शन हो जाता है, तो जो कॉपर आपने डाला था उसके ऊपर सिल्वर का डिपॉजिट चमकता हुआ आपको रिएक्शन के बाद दिखाई देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, व्हेन अ पीस ऑफ जिंक, जिंक का कोई टुकड़ा जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हो, कॉपर सल्फेट में यानी कि CuSO4 में, देखो यहाँ पे रिएक्शन इक्वेशन की मदद से दिखाया गया है। आपने जिंक को क्या किया, कॉपर सल्फेट में डाला, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो देखो यहाँ पे क्या जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया है? बिल्कुल हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? तो चलो चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक को देखते हैं। देखो जिंक यहाँ पर है और कॉपर नीचे है, यानी कि जिंक मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक हटा देगा यहाँ से कॉपर को, और कॉपर को हटा करके SO4 के साथ लग जाएगा खुद, और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा जिंक सल्फेट, इसको पढ़ेंगे जिंक सल्फेट, और कॉपर को वो बाहर कर देगा। देखो कॉपर यहाँ पे बाहर हो गया है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखें, तभी आप ये रिएक्शन करा पाएंगे। अगर देखो, अगर यहाँ पे ये जिंक अगर पावरफुल नहीं होता, मोर रिएक्टिव नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं होता यहाँ पर,
ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब हटाने वाला, डिस्प्लेस करने वाला मोर रिएक्टिव हो। अब देखो देखो हमने तो ये पढ़ लिया कि मोर एक्टिव मेटल जो है वो लेस एक्टिव मेटल को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो एक दूसरा टाइप है, कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल का तो हो गया, जो नॉन मेटल होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, तो नॉन मेटल लेस एक्टिव नॉन मेटल की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो लेस एक्टिव नॉन मेटल हैं उनको कंपाउंड से कैसे डिस्प्लेस करना है। तो एग्जांपल देखते हैं, जब Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। यानी कि जब आप सोडियम ब्रोमाइड कंपाउंड, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड कंपाउंड देख रहे हो आप, सोडियम ब्रोमाइड कंपाउंड के सॉल्यूशन से, ठीक है, इसके घोल से जब आप क्लोरीन गैस को पास कराओगे, इसको पास कराओगे क्लोरीन गैस को, तो देखो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन, ये दो चीजें बनती हैं। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ब्रोमीन इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, रिएक्शन के बाद ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा ब्राउन कलर, क्योंकि ब्रोमीन गैस निकलता है, ब्रोमीन गैस के निकलने से इसका कलर ब्राउन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, चलो रिएक्शन इक्वेशन के द्वारा देखते हैं। कि देखो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा दो मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के, आप इसका सॉल्यूशन ले रहे हो ना, सोडियम ब्रोमाइड का, इसका घोल ले रहे हो। इसके घोल में जब आप ये क्लोरीन गैस पास कराओगे, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, देखो पहले रिएक्शन से पहले सॉल्यूशन में क्या था, सोडियम के साथ ब्रोमीन था। ठीक है, बाद में सोडियम के साथ क्या है, क्लोरीन है। तो क्या यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन आ गया, अरे आया ना, इसको आप बोलोगे कि यहाँ पे हो गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमीन को हटा करके क्लोरीन आ गया इसकी जगह पर। ठीक है, आगे देखो एक और एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड का घोल लोगे आप और इसमें भी क्लोरीन पास कराओगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड। तो फिर से वही हुआ, क्या हुआ, देखो यहाँ से आई हट गया, ये आई हट गया और उसकी जगह पे पोटेशियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन। यानी कि सीधा सीधा ये है कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। और देखो हटा के रिएक्शन में इसने इसको बाहर कर दिया, आयोडीन गैस बनाकर, गैस बन गया ये। और ठीक ऊपर वाले रिएक्शन में देखो ब्रोमीन था पहले सोडियम के साथ, तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को भी यहाँ से रिएक्शन से बाहर कर दिया, ब्रोमीन गैस, और खुद सोडियम के साथ जाकर लग गया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं और किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बाय एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, यानी कि कंपाउंड में किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, किसके द्वारा हटाया जा रहा है, एक्टिव मेटल्स के द्वारा हटाया जा रहा है, एक्टिव मेटल्स के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो व्हेन अ पीस ऑफ जिंक, जिंक का जो पीस है, टुकड़ा है, अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, देखो ये जब आप लैब में रिएक्शन करोगे ना, तो आप देखोगे कि किस तरह से जिंक में बबल्स बन रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होते हैं ये सब, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप जिंक डालोगे ना सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, और जिंक सल्फेट बन जाता है रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये जिंक लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, घोल में जब आप जिंक डाले तो क्या बन गया यहाँ पे, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और रिएक्शन से बाहर क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस H2। ये एरो साइन गैस को दिखा रहा है कि गैस निकल रहा है यहाँ पे। तो देख लो जिंक यहाँ पे H2 को हटा करके यहाँ से और खुद SO4 के साथ आके लग गया, तो क्या जिंक ने यहाँ पे H2 को डिस्प्लेस नहीं कर दिया, हटा नहीं दिया यहाँ से H2 को,
तो हम इसको सीधा सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो उम्मीद है कि तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तो समझ आ ही गया होगा। आगे देखते हैं और क्या है। अब एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक तो देखो तुम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे, एक चीज हट करके दूसरे जगह पे आके लग जा रही थी। अब यहाँ पे दो चीजें आपस में अपनी जगह अदला बदली कर रही हैं। इन a double displacement reaction, two compound exchange their ions to form two new compound. Such a reaction can be represented by a general equation like this. देखो यहाँ पे ये XY है एक कंपाउंड और एक कंपाउंड है AB। इन दोनों को मिलाया, ठीक है, आपस में, तो बना क्या, XB बना और AY बना। तो जरा देखो कि रिएक्शन के बाद क्या ये जो B है वो Y की जगह पे चला गया है और ये Y जो है वो क्या B की जगह पे आ गया है। ऐसा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे की जगह पे आ रही हैं। Y B की जगह पे आ रहा है और B Y की जगह पे आ रहा है। तो दो जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो चीजों का स्थानांतरण हो रहा है, डिस्प्लेस कर रही हैं दो चीजें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं एक ये वाला, देखो सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में तुमने क्या मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। तो देखो क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही तुमने इसमें सोडियम क्लोराइड में मिलाया, प्रोडक्ट क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो जरा देखो, सिल्वर के साथ पहले क्या था, NO3 था, NO3 था ना, लेकिन रिएक्शन के बाद सिल्वर के साथ क्या है, क्लोरीन है। तो क्या NO3 की जगह पर ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आ गया, है ना, और NO3 यहाँ से निकल करके सोडियम के साथ जाके लग गया, तो ये देखो यहाँ पे NaNO3 बन गया। तो दो चीजें अपनी जगह बदल रही हैं ना, बदल रही हैं, इसको हमने कह दिया सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये है BaCl2 और Na2SO4, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो बस तुम खुद से समझ सकते हो, इतने एबल तो हो ही गए हो तुम, है ना। क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, बेरियम के पास, बेरियम के साथ क्या आएगा, ये SO4 आएगा, ये यहाँ पे बेरियम के साथ अटैच हो जाएगा और जो क्लोरीन है अपनी जगह छोड़कर सोडियम के पास आके अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। अब ये तुम डाउन एरो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेरियम सल्फेट रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन हुआ है उस सॉल्यूशन में नीचे तल में जाके बैठ गया है बेरियम सल्फेट, समझ रहे हो, इसीलिए इस साइन का यूज किया जाता है डाउन एरो का। और अगर अप एरो का यूज किया है तो इसका मतलब रिएक्शन में से गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है तुमको सब समझ में आ गया होगा। चलो पढ़ो, पढ़ते रहो, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे ऐसी वीडियो हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।